किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। Hello, amazing engineers. I am Prashant Sharma. Welcome you once again on your favorite channel, Civilians the Civil Engineer. सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं आरसीसी, पार्ट चल रहा है 17। क्वेश्चन कवर करेंगे 376 से 400 तक। सर बता दीजिए कितने क्वेश्चन इसमें हैं? अप्रॉक्सीमेटली 750 तक क्वेश्चंस हैं जो हम पार्ट 30 या 31 तक कवर कर लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। आरसीसी स्टार्ट कर दिया है, स्टील भी साथ साथ चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट बना दी जा चुकी है, चाहें तो जाकर पढ़ लें तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट रॉक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो गिव अ ट्राई ऑन दैट वीडियोस, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आप जाकर वहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन। पार्ट 17 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 376 है। पूछा गया डी डे 2018 फर्स्ट शिफ्ट में फॉर टू वे स्लैब्स ऑफ शॉर्ट स्पेंस up to 3.5 meter, constructed with high strength deformed steel reinforcement, the span to overall depth ratio for a continuous slab will generally be assumed for to satisfy vertical deflection limit for loading class up to 3 kN per meter square if the ratio is less than। सर स्पैन बाई डी का रेशो पूछ रहा है हमसे, सर एल बाई डी का रेशो हमसे पूछ रहा है। सर क्या है? टू वे स्लैब है, ठीक है। कौन सी है? कंटिन्यूस है, ठीक है। ठीक है सर, कंटिन्यूस का टू वे स्लैब की वैल्यू क्या होती है? सर 40 होती है, ठीक है, होती है। ऑप्शन में 40 गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो मार्क कर दें? कर दो। अगर तुमने इसको मार्क कर दिया तुम्हारे नंबर जाएंगे कट, क्योंकि ये है गलत। क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा कि यहाँ हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील एनफोर्समेंट है। अगर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील एनफोर्समेंट होती है तो ये जो वैल्यू 40 है इसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू 32 आ जाती, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है, और ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सारी वैल्यूज मैं आपको बता चुका हूँ। बीम में होती हैं 3 वैल्यूज, कैंटिलीवर की 7, सिंपल सपोर्टेड की 20 और कंटिन्यूस की 26। और स्लैब में होती है, अगर वन वे स्लैब है तो 30, टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात कर रहा हूँ तो 35, अगर कंटिन्यूस है तो 40, और कैंटिलीवर है तो 12। सर अगर कैंटिलीवर स्लैब होगी तो वैल्यू हो जाएगी 12। इन 7 वैल्यूज़ के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये सातों वैल्यूज आपको मैंने टिप्स पे करा दी हैं, तो गलती नहीं करनी है। याद रखना, टू वे है तो 40 है, कंटिन्यूस की वैल्यू 40 होती है, बट डिफॉर्म्ड बार्स यूज़ करें तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर 35 होता, 35 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते तो 28 आता, तो वो भी एक कंडीशन होती है, तभी ऑप्शन में यहाँ पे 28 भी गिवन है और 35 भी गिवन है। Moving to the next question, question number 377. DDA 2018, in non-cellular, non-ribbed flat slab, the spacing of reinforcing bar shall be limited to a maximum number of m times the thickness of a slab, where m is। नॉन सेलुलर है, नॉन रिब्ड है, एक फ्लैट स्लैब है जिसमें स्पेसिंग पूरे इन्फोर्सिंग बार की, उनको लिमिट कहाँ तक करना चाहिए? मैक्सिमम कहाँ तक? m टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब। तो कितना m टाइम होना चाहिए? 2.5, 1.5, 2 या फिर 1। 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ स्लैब तक लिमिट होनी चाहिए जो स्पेसिंग हमारे इन्फोर्सिंग बार की। तो 2t यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारी m की वैल्यू कितनी होती है? 2। क्वेश्चन नंबर 378 देखते हैं। एसएससी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट फॉर अ कंटिन्यूस स्लैब सपोर्टेड एट एंड्स एंड कैरिड ओवर इंटरमीडिएट बीम। से कंटिन्यूस स्लैब है, सपोर्ट की गई है एंड पर और बीच में इंटरमीडिएट बीम्स हैं। तो क्या वैल्यूज हैं जो करेक्ट हैं? मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर द एंड स्पैन, जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है मैक्सिमम एंड स्पैन के लिए कितनी है? प्लस WL²/10, ठीक है। मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो ओवर पेनल्टीमेट सपोर्ट्स हैं वो है -WL² / 10। सर पता है सैगिंग होती है तो पॉजिटिव होती है, हॉगिंग होती है तो नेगेटिव होती है। और मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर द इंटीरियर स्पैन जो है ये प्लस WL² / 12 है। सर या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम कि ये कैसे करने हैं। सो बना लेते हैं यहाँ पर एक कंटिन्यूस बीम, बना दीजिए सर।
ये है कंटिन्यूस बीम, हमारी सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। स्लैब हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा। ये बीच में पेनल्टीमेट सपोर्ट्स हो जाते हैं, इनको इंटरमीडिएट सपोर्ट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर 3 हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। ये डायग्राम सर हो गया। अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो देखो कैसे होगा। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, देन अगेन नीचे, देन अगेन ऊपर, देन अगेन नीचे, देन लास्ट में ये ऐसे कनेक्ट कर जाएगा। अब इसको याद करने का तरीका डिफरेंट मार्कर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, आपको याद ये कैसे करना है, ठीक है। ये जितने भी स्पैन्स हैं इनकी वैल्यू एल है, ये जितने भी स्पैन्स होंगे ये एल हो जाएगा, ये सारे एल हैं अपने आप में, ठीक है। ये चीज़ हमारे को पता लग गई। अब सर सैगिंग ऊपर वाली साइड है, हॉगिंग नीचे वाली साइड है। सैगिंग मतलब पॉजिटिव, हॉगिंग मतलब नेगेटिव, ये तो हमको पता है। तो सर ये जो ऊपर वैल्यू है ना, इसको आप लिख दीजिए WL²/10। कितनी? WL²/10, ठीक है, लिख दिया। ये सर होगी सैगिंग में। अब हॉगिंग में नीचे, पहले सैगिंग की लिख लेते हैं। WL²/10 हो गई, यहाँ हो गई WL²/12। कितनी हो गई? WL²/12। ये इंटीरियर स्पैन था, अब WL²/12 होगी। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट यानी कि ऑप्शन सी जो था वो तो करेक्ट हो गया। सर एक यहाँ पर है -WL²/12, बट ये तो सर हॉगिंग है, तो ये तो इनकरेक्ट है। और यहाँ पर हो जाएगी एक WL²/10, ठीक है सर। सपोर्ट पे क्या हो जाएगी? WL²/10। हमने पढ़ा सर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जो एंड स्पैन्स के लिए है वो WL²/10 है, बिल्कुल है। यहाँ भी करेक्ट है और यहाँ भी करेक्ट है, ठीक है सर, ये समझ आ गया। अब एक बार हॉगिंग की देख लेते हैं सर। यहाँ पर आ जाएगा -WL²/10, बिल्कुल आ जाएगा। इधर आ जाएगा -WL²/12, बिल्कुल आ गया। इधर भी आ जाएगा -WL²/12, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? -WL²/24। कितना? -WL²/24। हमें स्टेटमेंट गिवन थे मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड स्पैन्स के WL²/10 होता है, जो कि करेक्ट बात है दोनों जगह। और मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट पेनल्टीमेट सपोर्ट्स पे -WL²/10 है, बिल्कुल सर। ये जो पेनल्टीमेट सपोर्ट है यहाँ पर -WL²/10 है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हमारे इंटीरियर स्पैन्स के लिए, इंटीरियर स्पैन्स के लिए मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कितना है? WL²/12। सर ये बात भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए थे, इसलिए हमने ऑल ऑप्शन करेक्ट मार्क किया था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, वैल्यू सारी याद आप रख लेंगे। बहुत अच्छे से समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी चीज़ें। Question number 379, SSC JEE 2018 evening shift. The percentage of minimum reinforcement should of the gross sectional area in slab. सर पहली बात परसेंटेज में पूछ रहा है, दूसरी बात मिनिमम इन्फोर्समेंट पूछ रहा है, तीसरी बात ग्रॉस सेक्शनल एरिया की टर्म्स में पूछ रहा है, चौथी बात स्लैब्स के बारे में पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया तो कितना इजी हो गया। सर वैल्यू हमें पता है कितनी होती है सर, ना ए होता है ना डी होता है। कितनी होती है? 0.15% ऑफ BD होता है, 1.12% ऑफ BD होता है। सर ये होता तो है, बट कौन कौन से किस किस के केस में होता है? ये जो ज़्यादा वाली वैल्यू है ये माइल्ड स्टील के केस में होता है, ये माइल्ड स्टील का केस होता है। सर जो कम वाली वैल्यू है ये अदर बार्स यानी कि डिफॉर्म्ड बार्स की ही बात करता है, अदर बार्स की बात ये कर रहा है, ठीक है। कम वैल्यू अदर बार्स के लिए और ज़्यादा वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए। और ये होती क्या कौन सी रिइंफोर्समेंट है सर? मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट होती है हमारी स्लैब्स के लिए। मिनिमम रिइंफोर्समेंट हमारी बीम में हमने पढ़ी थी, AST मिनिमम निकालते थे 0.85 BD/FY और AST मैक्सिमम निकालते थे 4% ऑफ BD। वो चीज़ें भी याद रखनी है, वो नहीं भूलनी है। ये स्लैब का केस है, वो बीम का केस था, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 380 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इनमें से कौन सी थिकनेस होगी मिनिमम फ्लैट स्लैब की जिसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं? सर ऑप्शन पढ़ के सुना दीजिए। 13 सेंटीमीटर, L/32 फॉर एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप्स, L/36 फॉर एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप्स, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
सर थोड़ा सा ध्यान लगाया मैंने, ऑल ऑप्शन करेक्ट देखने के बाद मुझे लगा कि सर ये ऑल ऑप्शन करेक्ट सही हो सकता है क्या। ठीक है, एक पॉइंट लेके चलते हैं, ये हो सकता होगा। सर ऑप्शन बी और सी को जब मैंने पढ़ा, यहाँ पे मैंने पढ़ा L/32, यहाँ पे पढ़ा L/36। फोर एंड पैनल्स विदाउट ड्रॉप्स, विदाउट ड्रॉप्स। सर मेरा दिमाग को क्लिक कर गई चीज़ है कि आंसर डी तो नहीं है, और डी नहीं है तो ए भी नहीं है, बचा बी और सी। सर 50% प्रोबेबिलिटी रूल हमारा काम कर गया। अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आसान तो हो गई हैं पर बिल्कुल सरल नहीं हुई, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी भी हमें को कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखेंगे L/36 की जो कंडीशन है ये कब होती है, जब ड्रॉप्स नहीं होते। L/36 होती है एंड पैनल्स के लिए विदाउट ड्रॉप्स, और L/32 होती है नॉट विदाउट, इट्स विद ड्रॉप्स। अगर ड्रॉप्स होंगे तो L/32, और ड्रॉप्स नहीं होंगे तो L/36। क्रॉस मतलब ड्रॉप्स नहीं है, टिक मतलब ड्रॉप्स है। दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 50% प्रोबेबिलिटी रूल भी मैंने आपको समझा दिया है, जो बहुत सारे टीचर्स आपको शायद नहीं सिखाते हैं, और मैंने आपको इसलिए सिखा दिया कि आप एग्जाम में मार्क्स अच्छे से गेन कर सकें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381। SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिया गया है, अ रिब्ड स्लैब इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इजी क्वेश्चन। रिब्ड स्लैब है, प्रोवाइड की जाती है किसके लिए, पढ़ के देते हैं ऑप्शंस। अ प्लेन सीलिंग, थर्मल इंसुलेशन, अकॉस्टिक इंसुलेशन, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सर मैं इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, बट फिर भी तीनों स्टेटमेंट मुझे पढ़ के लगा कि ये सही होंगे, तो मैंने रिस्क खेल दिया ऑल ऑप्शन आर करेक्ट पर, और मेरा आंसर सही हो गया। जो रिस्क खेल देगा ऐसे क्वेश्चन पे उसको मार्क्स ज़रूर मिलते हैं, बट रिस्क तभी खेलना जब आपको लगे कि यह सही हो सकता है, आपका गैस करेक्ट की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, जब आपको क्वेश्चन चाहिए हो कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, तब ऐसे रिस्क हमें नहीं लेने हैं। ऐसे रिस्क हमारे को पुल बैक करते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है, हमारा एग्जाम सेलेक्ट से हम रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 382। SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट्स टू बी यूज इन कास्टिंग द रिब्स ऑफ स्लैब। स्लैब की रिब्स हैं, उन्हें कास्ट करना है, कौन सा एग्रीगेट का साइज हम मैक्सिमम परमिट कर सकते हैं। आसान भाषा में ये पूछ लिया गया है, तो 5 mm, 7.5 mm, 10 mm या फिर 15 mm। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इन फ्यूचर टेस्ट सीरीज में या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो आपको याद रखना है मैक्सिमम परमिसिबल साइज कितना होता है सर, 10 mm, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 383। SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, द अमाउंट ऑफ एनफोर्समेंट फॉर मेन बार्स इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन। सर अमाउंट ऑफ एनफोर्समेंट पूछ रहा है, मेन बार्स जो स्लैब में होते हैं किस पे बेस करते हैं। सर अमाउंट ऑफ एनफोर्समेंट यानी कि AST पूछ रहा है। सर मूवमेंट लिख दीजिए, सिग्मा ST लिख दीजिए, और क्या लिख दीजिए यहाँ पर Z लिख दीजिए सर। तो डिपेंड किस पे करता है, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स, या फिर मिनिमम शियर फोर्स। सर शियर फोर्स का इससे लिंक नहीं है, बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेटली लिंक है। क्यों, AST जो है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट से लिंक है। तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम, तो याद रखो जो चीज़ ज़्यादा खतरनाक है उसको हम मैक्सिमम तो लेके चलेंगे। और RCC में मैंने बताया था आपको 80 to 90% कंडीशन मैक्सिमम के लिए होती है, और स्टील में हमेशा मिनिमम के लिए होती है। और हमेशा जिस पे बेंड ज़्यादा कर रहा है, जिस पे रिस्क ज़्यादा है, उसी को तो कंसीडर करके चलेंगे। तो हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करेंगे, ना कि मिनिमम बेंडिंग मोमेंट को। मूविंग टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384। पूछ लिया गया SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट में, क्या कहता है, द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ अ कैंटिलीवर स्लैब। सर स्पैन टू डेप्थ रेशियो पूछ रहा है, कैंटिलीवर स्लैब है। तीन चीज़ें सीखनी है, पहले स्लैब है या बीम है, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है या कंटिन्यूस है, और क्या पूछ रहा है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो पूछ रहा है। सर स्लैब की पूछ रहा है, कैंटिलीवर स्लैब है। सर स्लैब की चार वैल्यूज होती है 30, 35, 40 एंड 12। ये होती थी सर वन वे के लिए, ये टू वे के लिए, ये कंटिन्यूस के लिए, और ये कैंटिलीवर के लिए। सर ये वन वे टू वे क्या है सर, ये सिंपली सपोर्टेड है। ये कंटिन्यूस है 40 और 12 है कैंटिलीवर। अगर डिफॉर्म्ड बार्स है तो 40 और या 35 हो, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यूज हम ले सकते हैं। और कैंटिलीवर है तो 12 होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी। सर ये तो कंडीशन हो गई हमारी स्लैब की, रिवीजन करा दीजिए सर, बीम की कंडीशन भी बता दीजिए। कैंटिलीवर में 7, सिंपली सपोर्टेड में 20 और कंटिन्यूस में 26। कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड एंड
कॉन्टिन्यूस। ये 7 वैल्यू याद रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन में रिपीट बार बार बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 385 SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट, इफ द लेंथ ऑफ एन इंटरमीडिएट स्पैन ऑफ अ कंटिन्यूस स्लैब इज 5 मीटर, द लेंथ ऑफ द एंड स्पैन इज केप्ट। एक कंटिन्यूस स्लैब है जिसमें जो इंटरमीडिएट स्पैन है उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर बता दी है, और हमसे एंड स्पैन की लेंथ पूछ ली है। तो ये हमने पढ़ रखा है, एंड स्पैन की लेंथ निकालनी है तो इंटरमीडिएट स्पैन को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सर, ये हमने पढ़ रखा है। तो 4.5 मीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। सर ये क्वेश्चन तो आपने हमें सिखा दिया, क्वेश्चन को ये डिफरेंट फॉर्म में भी तो पूछ सकता है। जी सर पूछ सकता है। अभी इंटरमीडिएट स्पैन दे के एंड स्पैन पूछ लिया, अगर एंड स्पैन 5 मीटर होता है, इंटरमीडिएट पूछ लेता तो 5 को डिवाइड कर देते थे हम 0.9 से, यानी कि 50 डिवाइड बाई 9 हो जाता। तो आप इसको सॉल्व इजिली कर सकते थे। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 386 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, द थिकनेस ऑफ द टॉपिंग ऑफ अ रिब्ड स्लैब वेराइज बिटवीन। थिकनेस की बात कर रहे हैं, टॉपिंग किसकी, रिब्ड स्लैब की। वेराई करती है वैल्यू किसके बीच में, तो हमें याद रखना है ये 50 से 80 mm के बीच में वेराई करती है जो थिकनेस होती है हमारी रिब्ड स्लैब की टॉपिंग की, 50 से 80 mm या फिर 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ याद रखनी है, इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है हमारी 65 mm होती है, और 6.5 सेंटीमीटर भी आप उसको लिख सकते हैं। ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, दोनों वैल्यूज 50 to 80 mm एंड 65 mm जो होती है हमारी विड्थ होती है, 50 to 80 mm हमारी टॉपिंग ऑफ रिब्ड स्लैब की थिकनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 387 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट फॉर अ रिब्ड स्लैब। रिब्ड स्लैब पे बहुत क्वेश्चन बार बार SSC पूछता है, तो यहाँ क्या कह रहा है, फॉर अ रिब्ड स्लैब। रिब्ड स्लैब की बात कर रहा है, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द रिब्स शेल नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 सेंटीमीटर। जो क्लियर स्पेसिंग है रिब्स के बीच में 4.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 4.5 सेंटीमीटर जो क्लियर स्पेसिंग है। एंड विड्थ ऑफ द रिब शेल नॉट बी लेस देन 7.5 सेंटीमीटर, शेल नॉट बी लेस देन 7.5 सेंटीमीटर, ये विड्थ ऑफ रिब है। एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब शेल नॉट एक्सीड 4 times द ब्रेड्थ ऑफ रिब, यानी कि डी जो है मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 4 times द ब्रेड्थ ऑफ रिब, यानी कि 4B। 3 कंडीशन बता दी और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 2 तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के। कन्फ्यूजन में आप ऑल ऑप्शन आर करेक्ट लगा सकते हो, बट ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अपने आप में एक जनरल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये अपने आप में टेक्निकल टर्म्स हैं, तो इनको आपको एनालाइज करके ही और ऑप्शन करेक्ट लगाना पड़ेगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जो रिब की विड्थ है वो 7.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में जरूर मेंशन कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर इन्हीं से क्वेश्चन बनकर आएगा। और ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है, जो ओवरऑल डेप्थ स्लैब की वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 4 times द ब्रेड्थ ऑफ रिब। सर अब बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, आप क्या करें। सर ऑल ऑप्शन करेक्ट गिवन है तो ए भी करेक्ट ही होना चाहिए, बिल्कुल। बट ये जो क्लियर स्पेसिंग है रिब की शेल नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 सेंटीमीटर ना होकर ये कितनी होती है, ये 1.5 मीटर होती है। ये स्पेसिंग है क्लियर स्पेसिंग, ये 4.5 सेंटीमीटर ना होके 1.5 मीटर होती है। बट ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो जो SSC है उन्होंने इस ऑप्शन डी को सही माना है, बट वैसे ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं, ए इनकरेक्ट है। बट कमीशन ने डी को आंसर माना है, बट वो गलत है। तो 1.5 मीटर होनी चाहिए क्लियर स्पेसिंग, ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है। बाकी दोनों वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 388 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ कॉलम स्ट्रिप ऑफ अ फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सर बी इफेक्टिव की बात कर रहा है, कॉलम स्ट्रिप पे जो फ्लैट स्लैब की उसे क्या लेके चलेंगे, 1/4 द विड्थ ऑफ पैनल, हाफ द विड्थ ऑफ पैनल, रेडियस ऑफ द कॉलम या फिर डायमीटर ऑफ द कॉलम। सर विड्थ है तो विड्थ से ही लिंक कर देते हैं, सर b/2 कहते हैं इसको, कितनी, हाफ द विड्थ ऑफ पैनल, यानी कि ऑप्शन बी। रेडियस डायमीटर का लिंक नहीं है, कन्फ्यूजन होता है 1/4 द विड्थ ऑफ पैनल या फिर हाफ द विड्थ ऑफ पैनल। याद रखना है बी इफेक्टिव इज b/2 इन द केस ऑफ अ कॉलम स्ट्रिप ऑफ अ फ्लैट स्लैब। Next amazing question is question number 389 SSC JEE 2018 morning shift, the maximum diameter of a bar used in a ribbed slab। रिब्ड स्लैब में मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 12 mm, 6 mm, 20 mm या फिर 22 mm। सर स्लैब है, जितना ज़्यादा डायमीटर हो उतना बढ़िया है,
तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है? 22 है सर, तो ऑप्शन डी को मार्क कर दीजिए। ये तो हुआ एक तरीका हमारा ट्रिक के थ्रू कि हम इसको मार्क कर सकते थे, बट एक तरीका ये भी है, इसको वैल्यू को आपको हमेशा याद रखना है कि 22 mm जो होती है वो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार हम यूज़ करते हैं रिब्ड स्लैब में। 6 तो नहीं हो सकता था, 12 भी नहीं हो सकता था, बचा 20 या फिर 22, तो दोनों में से ज़्यादा 22 है, तो ऑप्शन डी को आप मार्क कर सकते हैं। तो आप सोचते हो कि सर ये हमें ऐसे ही बता देते हैं कि ये ऑप्शन लगा दो, ये ऑप्शन लगा दो। नहीं, एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ, ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, एग्जाम में बेहतरीन तरीका आपको लगेगा ये। इससे जब आपके आंसर निकलेंगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 390 SSC 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। अ सर्कुलर स्लैब सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग डिफ्लेक्ट्स टू फॉर्म। एक सर्कुलर स्लैब है, उस पर एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, तो डिफ्लेक्ट करेगी तो किस शेप में करेगी? सेमी हेमिस्फीयर, एलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आपको याद रखना है, पैराबोलॉइड फॉर्म में करती है। डायरेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, आपको याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 391 SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट। In a slab, the pitch of main reinforcement should not exceed its effective depth. सर स्लैब है, पिच बात कर रहा है किसकी? मेन रिन्फोर्समेंट की। एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इफेक्टिव डेप्थ के टर्म में पूछ रहा है। सर दो तरह की रिन्फोर्समेंट होती है, एक मेन और एक डिस्ट्रीब्यूशन। सर मेन की कंडीशन आप बता दीजिए क्या होती है? मेन की कंडीशन होती है 3D और 300 mm। 3D और 300 mm में से जो मैक्सिमम होगा उससे ये कम होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है हमारी मेन इन्फोर्समेंट की। और सर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बता दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन होती है 5D और 450 mm। 5D और 450 mm, इनमें से मैक्सिमम होगा उससे ये कम होनी चाहिए। यहाँ पूछा गया मेन इन्फोर्समेंट की बात की गई तो 3D और 300 mm, तो हमसे डेप्थ के टर्म्स में पूछा तो 3D हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। 4 और 2 नहीं हो सकता, 3 और 5 में कन्फ्यूजन हो सकता था, बट अब नहीं होगा। मिनिमम में 3, मेन में 3D और 300 mm, और डिस्ट्रीब्यूशन में 5D और 450 mm। बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है? 5D और 500 mm याद कर लेते हैं, बट 5D और 450 mm है, कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 392 SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। इफेक्टिव स्पैन की बात कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो क्या हो सकता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेयरिंग्स, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल्स प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ वॉल, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, या फिर नन ऑफ दीज। सर हमें पता है जो एल इफेक्टिव की बात कर रहे हैं ये एल क्लियर प्लस स्मॉल डी होता है। एल क्लियर प्लस स्मॉल डी होता है हमारा इस केस में, या फिर एल क्लियर प्लस डब्ल्यू, इन दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम होती है हम पढ़ चुके हैं पहले। सॉरी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 393 SSC JEE 2000 मॉर्निंग शिफ्ट। द ब्रेथ ऑफ अ रिब्ड स्लैब कंटेनिंग 2 bars मस्ट बी बिटवीन। सर रिब्ड स्लैब के बारे में भी हमने पढ़ा था, उसकी जो टॉपिंग होती है उसकी थिकनेस हमने पढ़ी थी और ब्रेथ भी पढ़ी थी, तो हमें याद है थिकनेस ऑफ टॉपिंग कितनी होती है? सर आपने बताया था भी 50 से 80 mm के बीच में होती है, और विड्थ आपने बताया था सर उसकी 65 mm होती है। ठीक है सर, यहाँ पूछा गया ब्रेथ ऑफ रिब्ड स्लैब कंटेनिंग 2 bars। ठीक है, हमें याद है सर 65 mm, तो 6 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, दिस इज द स्टूपिडेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर मेक। जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल सही पढ़ाया, बट यहाँ एग्जामिनर ने ट्रिक कर दी। कंटेनिंग 2 bars, 2 बार हैं यहाँ पर। नॉर्मल कंडीशन में 65 mm होती है, बट अगर 2 bars हैं तो कंडीशन बढ़ जाती है, वो 80 से हमारी 100 mm तक की कंडीशन होती है, यानी कि 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की कंडीशन हो जाती है। ऑप्शन बी, एग्जामिनर हैड प्लेड वेरी स्मार्टली, क्वेश्चन को डिज़ाइन स्मार्टली किया, ऑप्शन भी बहुत स्मार्टली बनाया। ऑप्शन ए आपको वही दिया जो आपको पता था, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए और आप तुरंत ऑप्शन ए को मार्क कर गलती कर बैठे। बट आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि आप स्मार्ट बन चुके हैं, आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, गलतियों की गुंजाइश अब नहीं बाकी। कन्फ्यूजन नाम की चिड़िया आपकी दुनिया से उड़ चुकी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट रॉक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, चीज़ें टू दी पॉइंट आपको पता होती हैं। कहाँ गलती हो सकती है आपको ये भी बता देता हूँ, यही आपका बेस्ट पॉइंट होगा बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, कि आपको ये भी पता होगा कि गलती आप कहाँ कर सकते हैं, और वो गलती सुधार ली तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
Next question is question number 394. If W is the total load per unit area on a panel, D is the diameter of column head, L is the span in two directions, then the sum of the maximum positive bending moment and the average of the negative bending moment for the design of the span of a square flat slab should not be less than. किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी समझाऊंगा, बट फॉर मीन वाइल हम एक फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर याद रखना है. ये होता है WL/10 L माइनस 2D/3 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 3 ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट. याद रखना है WL/10 इंटू L माइनस 2D/3 का होल स्क्वायर. Next question is question number 395 SSC J 2017 evening shift. The ratio of the maximum diameter of the reinforcing bar in a slab and the total thickness of the slab should not exceed. सर मैक्सिमम डायमीटर की बात कर रहा है तो 5x निकालने की बात कर रहा है. आपने बोला सर थिकनेस ऑफ स्लैब को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 5x मिल जाता है. बट यहाँ इसने 5x और टोटल थिकनेस का रेशो पूछ लिया है. सर कोई बात नहीं, सिंपल तो है. 5x को यहाँ लिख दीजिए, टी स्लैब को यहाँ लिख दीजिए, उधर क्या बचा सर 1/8, यानी कि ऑप्शन डी 1/4 1/5 1/6 या फिर 1/8. थोड़ा सा भी आपने पढ़ा हो, थोड़ा सा भी कहीं सुना हो तो आपको क्वेश्चन इजी वहाँ पर लग जाता है, क्योंकि कई बार ऑप्शन इतने डिफिकल्ट नहीं रहते. तो ऑप्शन डी यहाँ पर है करेक्ट. आपको याद रखना है मैक्सिमम डायमीटर निकालना है तो थिकनेस ऑफ स्लैब का 1/8 कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 396 जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. उत्तराखंड A 2007, SSC J 2017, DMRC 2015, SSC 2007 2012 बहुत बार रिपीट होता है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. बच्चा गलती इसमें करता ही करता है. बट आप देख लीजिए आप इसमें गलती करने वाले हैं या नहीं. द स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स इन RCC स्लैब शेल नॉट बी मोर देन. सर स्पेसिंग की बात कर रहे हैं मेन बार्स की, स्लैब है RCC की, तो इसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. समझ गए हम क्वेश्चन. तो सर यहाँ लिख दीजिए मेन बार. आपने बताया था सर 3D और 300 mm की कंडीशन होती है, तो ऑप्शन पढ़ लेंगे 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 300 mm विच एवर इज लेस. इनमें से जो कम होगी वैल्यू हमारी ऑप्शन बी 4 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 450 mm विच एवर इज लेस, एंड 3 टाइम्स टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब और 300 mm विच एवर इज लेस. 4 टाइम्स जो है ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में 5 टाइम्स होता था, तो ये तो गलत हो गई सर. सिर्फ 300 mm नहीं हो सकता, और यहाँ पर टोटल डेप्थ बोल दिया है तो ये भी गलत है, तो कैपिटल डी होता है. तो ये पे इफेक्टिव डेप्थ यानी कि 3D और 300 mm हो गया विच एवर इज लेस, यानी कि ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर सर करेक्ट आंसर. क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, हमें अपना सही आंसर नहीं पता था और हमें उससे मतलब भी नहीं था. हमने बाकी ऑप्शन को पढ़ा और हमें उसमें गलती मिल गई, तो इसलिए हमको पता लगा कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. वैसे भी हमें आंसर पता था, बट दोनों तरीके से मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि एग्जाम में अगर एक तरीका फेल हो जाए तो दूसरे से आप उस आंसर को सॉल्व कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 397 झारखंड SSC J 2016. द सपोर्ट फॉर फ्लैट स्लैब इज प्रोवाइडेड ऑन. सपोर्ट प्रोवाइड किया गया फ्लैट स्लैब के लिए किस पे प्रोवाइड करते हैं, बीम्स पे. कॉलम बिल्ड सेपरेटली, कॉलम बिल्ड मोनोलिथिकली विद स्लैब, या फिर वॉल दीवारें. तो याद रखेंगे जो फ्लैट स्लैब के लिए सपोर्ट होता है वो कॉलम्स को मोनोलिथिकली बिल्ड किया जाता है स्लैब के साथ, यानी कि ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 398 HPA J 2017 में पूछा गया है रिनफोर्स कंक्रीट स्लैब एक्ट एज. रिनफोर्स कंक्रीट स्लैब है वो कैसे एक्ट करती है, रिजिड डायफ्राम, फ्लेक्सिबल डायफ्राम, ब्रिटल डायफ्राम, या फिर नन ऑफ द अबव. तो सर ये क्या फ्लेक्सिबल डायफ्राम की तरह एक्ट कर सकती है. अरे रिनफोर्स कंक्रीट स्लैब है, फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती है सर, ऑप्शन बी तो हो जाएगा गलत. तो सर रिजिड या ब्रिटल में कन्फ्यूजन हो रहा है, क्यों, क्योंकि कंक्रीट की है तो ब्रिटल हो सकती है सर. अरे बट उसमें स्टील भी तो है, सिर्फ ब्रिटल कैसे हो सकती है सर, ये भी गलत हो गया. अब से फिर रिजिड डायफ्राम होगी या फिर नन ऑफ द अबव होगी. तो याद रखना है एक रिजिड डायफ्राम की तरह एक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव भी इसका आंसर नहीं हो सकता. सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 17 क्वेश्चन नंबर 399 उत्तराखंड A 2007. इन RCC slabs spacing of shrinkage and temperature bars should not be more than. सर RCC स्लैब है, स्पेसिंग पूछ रहा है, श्रिंकेज और टेम्परेचर बार्स की शुड नॉट बी मोर देन. सर श्रिंकेज और टेम्परेचर बार्स क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं. हमें तो इतना पता सर मेन इन्फोर्समेंट होती है और डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट होती है. अब ये कौन सी बला आ गई श्रिंकेज और टेम्परेचर बार्स. तो यहाँ से आपको सीखने को मिला कि श्रिंकेज और टेम्परेचर बार्स को डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी कहते हैं.
तो यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, 3 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 300 mm, लिख दीजिए सर 3D या 300 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। 4 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 300 mm, ठीक है। 5 टाइम्स इफेक्टिव डेप्थ और 450 mm या फिर 450 mm। तो सर आपने बताया था मेन है तो 3D 300 और डिस्ट्रीब्यूशन है तो 5D 450, यानी कि ऑप्शन सी हमारा है करेक्ट आंसर। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन क्वेश्चंस के थ्रू। क्या मेन चीज़ जो सीख रहे हैं आप कि गलती मैं कहाँ कर सकता हूँ और मुझे नहीं करनी है। अगर आपको पता चल जाए कि सड़क पे खड्डा कहाँ है, आपको नहीं पता कि बाकी चीज़ें कैसी हैं, अगर पता आपको खड्डा कहाँ पे, तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो आप उस गड्ढे में नहीं गिरने वाले, क्योंकि आपको पता है कि गड्ढा यहाँ है तो आप उस जगह से बचकर चलेंगे। वही मतलब है मेरा यहाँ पे गलती बताने का आपको, ताकि आप उस गड्ढे से बच जाएं, उस गड्ढे में ना गिरे, ना अपना एक्सीडेंट उसकी वजह से करें। Moving to the last question of part 17, question number 400, Jharkhand SSC JEE 2016, the minimum thickness of floor slabs for building is usually। जो सर मिनिमम थिकनेस पूछ लिए फ्लोर स्लैब की बिल्डिंग के लिए कितनी होती है यूजुअली, तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, ये याद रखना 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक की रेंज होती है, बट इन जनरल 9 सेंटीमीटर की हम स्लैब कास्ट करते हैं। तो ऑप्शन 2 सेंटीमीटर, 5, 9 या फिर 25, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं हम अमेजिंग सेशन पार्ट 17 जो है हमारा। इसमें हमने क्वेश्चन कवर किए हैं 376 से 400, अप्रॉक्सीमेटली 750 तक क्वेश्चंस हैं हमारे आरसीसी सब्जेक्ट में यूथ पब्लिकेशन की बुक में। तो पार्ट 30-31 तक हमारी सीरीज चलेगी। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टील साथ साथ चल रहा है, एस्टिमेशन कवर हो चुका है, बिल्डिंग मटेरियल भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमने कवर कर लिया है। हो सके तो आप एस्टिमेशन और बिल्डिंग मटेरियल को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है। एग्जाम में 20-20 नंबर का बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन यहाँ से। आई होप आपको कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।